आज मैं दादाजी के चौपाल से जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है निकम्मापन। अमरकांत बात बात पर अपने पिताजी से लड़ाई करता रहता है। इस बात से हमेशा ही घर के सभी लोग बहुत परेशान रहते। 5 भाई बहनों में से अमरकांत तीसरे नंबर पर है। पिता लक्ष्मी नारायण जी के 3 बेटे शशिकांत, उमाकांत और अमरकांत और 2 बेटी पूजा और पूनम। गुजरते समय के साथ साथ शशिकांत और उमाकांत अपने प्राथमिक पढ़ाई को पूरा करते हुए शहर की ओर रुख कर लिया, जहाँ पर और बहुत सारे बच्चों की तरह रहकर पढ़ाई करते और साथ में अपने खर्च के कुछ अपने आप ही उपार्जन कर लेते और दोनों बाद में नौकरी हासिल कर ली। तीसरा बेटा अमरकांत थोड़ा आलसी प्रकृति का है, जो अपने घर पर गांव को छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहता। दोनों बेटी अपने गांव में स्थित स्कूल की दहलीज को पार कर घर में बैठी है और अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती रहती है। उनके हाथ पीले करने की कोशिश में लक्ष्मी नारायण जी अथक प्रयास करते रहे। साथ ही बेटा अमरकांत को भी अपने पैरों पर खड़ा करने की अथक प्रयास में लगे रहते। लक्ष्मी नारायण जी गांव में प्राथमिक स्कूल के मास्टर जी हैं। अपने पिता से मिले 3 बीघा ज़मीन पर खेती करके अपने परिवार का खर्च निकाल लेते हैं। पिता जगदीश चंद्र अपने 18 बीघा खेत सभी 6 बेटों में बराबर बांट दिए और मकान को भी। ऐसे में उन्हें केवल 3 बीघा खेत और 6-7 कट्टा ज़मीन मकान के लिए मिल गए। लक्ष्मी नारायण जी अपने कथक प्रयास से और भी 3 बीघा खेत बना लेते हैं, इस विचार से कि कम से कम जब बेटियां सयानी होगी तो उनके ब्याह में दान दहेज के रूप में कुछ तो देना होगा, तो वह ज़मीन से ही कुछ उपाय निकाल सकते हैं, जो अक्सर गांव में होती है। अगर बेटी के ब्याह में 2-3 बीघा ज़मीन को गंवाना भी पड़ा तो कोई दुख नहीं होगा, कम से कम पिताजी की तरफ से दी ज़मीन तो बची रहेगी ना। लक्ष्मी नारायण जी तथा उनकी पत्नी मृणाली देवी हमेशा अपने बेटे को प्रेरित करते रहे हैं कि ठीक से पढ़ाई लिखाई करके शहर में जाकर कोई नौकरी वगैरह करते हुए आधुनिक जीवन शैली को अपनाएं, जैसे कि दोनों बड़े बेटों ने किया। या तो वह अपने खेत को ठीक से देखभाल करके अच्छे से उपजाऊ करे ताकि 1-2 बीघा ज़मीन और बना सके, ताकि उसको ही भविष्य में काम आए। अमरकांत दोनों में से कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता। ऐसे में लक्ष्मी नारायण जी, उनकी पत्नी तथा सभी लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से दोनों भाई भी उसे शहर को ले जाकर पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी लेना चाहा तथा नौकरी पर लगाना चाहा, परंतु अमरकांत है कि किसी की भी बातों पर राज़ी नहीं होता और मानो कि उसके तो 18 महीने में 1 वर्ष होने को जैसे हालत है। इस कारण कभी कभी उसे अपने से छोटी बहनों से भी ताना सुनना पड़ता। उसका कहना है कि उसे खूब सारा पैसा दिया जाए ताकि दुकान बनाकर वहाँ पर बैठे बैठे रोज़गार करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी दोनों बेटियों को उनके ससुराल में बेच दिया। उनकी शादी तथा गवाना में 2 बीघा ज़मीन छूट गई, अर्थात उन्हें बिक्री करके उन्हें जो भी पैसा मिला उन्होंने उस पैसे को उन शुभ कार्यों में खर्च किया। साथ में अपने पास जो भी जमा पूंजी थी उसे भी खर्च कर डाला, जिसके लिए अमरकांत सदा अपने माता पिता को उल्टी सीधी बातें सुनाता और कहता कि अगर उसे भी एक व्यवसाय खड़ा कर दिया जाए, चाहे उसके लिए कोई खेत की बिक्री क्यों ना कर दिया जाए तो अच्छा होता। परंतु लक्ष्मी नारायण जी बेटे अमरकांत के कथन पर राज़ी नहीं होते। उनका कहना है कि तुम लड़के हो, तुम्हें सभी सुविधाएं मिल रही है, ऐसे में तुम भी अपने से कोई ना कोई अच्छे पद पर चल सकते हो तो चलो, पहले तुम कोशिश करो, हम लोग तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेंगे। एक रोज़ जब दोनों बड़े बेटे शहर से वापस घर में आए तो सभी ने मिलकर अमरकांत को बहुत समझाने की कोशिश करी ताकि अमरकांत अपने आलसी प्रवृत्ति को छोड़े और कामकाज में लग जाए।
ऐसे में शशिकांत कहने लगा, भाई अमर, तुझे तो कोई ना कोई एक रास्ते पर चलना होगा। तूने ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। तू हमारे साथ शहर को चल। वहाँ पर या तो तू अपनी पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर, या तो तुझे कोई छोटे मोटे जो भी हो किसी काम में लगा देता हूँ, ताकि तेरे भविष्य का द्वार खुल जाए। वहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम करके अपना गुजारा करते हैं। हम लोग तुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहेंगे, परंतु पूरा जीवन भर के लिए तुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। या तो बाबूजी के साथ अपने ही खेत में कामकाज करके घर के आर्थिक हालत में योगदान करके 2-4 बीघा खेत और बना ले, ताकि तेरे ही भविष्य में काम आए। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और खुद की ज़रूरत के पैसे खुद ही बना लेते हैं, परंतु तेरा क्या होगा? बाबूजी को जो तनख्वाह मिलती है उसमें तुम तीनों के खर्च निकल जाते हैं, क्योंकि अब तो बहनें चली गई है अपने ससुराल को। ऐसे में घर में तो केवल तू ही बचा है। ऐसे में बचा है 4 बीघा खेत की उपजाऊ से मिले पैसे को अगर रख सका तो कल को और भी 2-4 बीघा खेत की ज़मीन ले सकता है, तो तेरे ही काम में आएंगे। भले ही तू तेरे ही नाम से ले, ताकि जब तेरा परिवार होगा या तू बूढ़ा हो जाएगा तो अगर लोगों के द्वारा खेत कराएगा तो भी तेरा खर्च चल जाएगा। अमरकांत किसी की भी बातों पर गौर नहीं करता, केवल उसके ज़बान पर एक ही बात है, आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ऐसे में जो बात लक्ष्मी नारायण जी कहना चाहते हैं वह बात बेटा शशिकांत खुद ही अमरकांत को कहने लगा। देख भाई, बाबूजी को इस तरह से कहना कतई उचित नहीं होता, क्योंकि बाबूजी एक साधारण से टीचर की नौकरी करते हैं। उनको तनख्वाह ही क्या मिलती है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि बापूजी को गुरुजी के लहजे से गांव वाले बहुत सम्मान देते हैं, कि गांव वाले प्यार से हमें बहुत कुछ दान दक्षिणा देते हैं। उपजाऊ की किस्मत भी तो 2 पैसे ज़्यादा देते हैं, तो हमारे आर्थिक संकट में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। दादाजी के खेत के बंटवारे में हमें मात्र 3 बीघा ज़मीन मिली थी। उसमें क्या होता है? अगर बापूजी तेरे ही तरह आलसी होते तो आज 3 बीघा से 6 बीघा ज़मीन न बना पाते। अब हमारे 2 बहनों की शादी में जो खर्च हुए हैं उसमें सारे खेत चले जाते तो हमारे लिए कुछ न बचता। हमारे 6 भाई बहनों के परिवार के भरण पोषण खान पान में बहुत से खर्च होते हैं। बाबूजी को ये पैसा कहाँ से मिलता है? उनकी नौकरी से जो तनख्वाह मिलती है उसमें न हो पाता। यही खेत के उपजाऊ से ही हमारा परिवार चलता है। इतने बड़े परिवार को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। मेहनत करके पैसा रोज़गार करना कितना मुश्किल काम है उसे ही पता लगता है। जो लोग मेहनत करते हैं तेरी तरह आलसी लोग नहीं समझेंगे। ऐसे बहुत से परिवार हम लोग देख रहे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था। आज से 10-12 वर्ष पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। वह लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना खेत और मकान भी बना लिए। कुछ खोने के बजाय बना रहे हैं। उसके लिए लगन के साथ साथ मेहनती भी होना पड़ेगा। तूने बापूजी पर बार बार इल्ज़ाम लगाया। ज़रा सोच तो, हम लोगों के कितने बड़े परिवार हैं। क्या हम लोग हवा में ही बड़े हो गए? क्या हमारे बड़े होने के पीछे बाबूजी का कोई योगदान नहीं? केवल बापूजी का ही नहीं, माँ जी की भी अथक प्रयास के कारण ही आज हम लोग इतने बड़े हो गए और आज अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अगर ये लोग कुछ भी न करते तो कभी संभव न होता। अमरकांत चुपचाप खड़ा सुनता रहा। कुछ देर रुककर शशिकांत फिर से कहने लगा, तू तो राजनेताओं की तरह बातें कर रहा है, जैसे कि राजनेताओं ने अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि आपने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। आपने 70 साल में देश के लिए कोई भी काम नहीं किया। यह बता, अगर कुछ भी नहीं करते तो उस समय जिस परिस्थिति में अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ गए थे, हमें कंगाल बनाकर छोड़ गए थे,
हमारे देश से सारा का सारा लूटपाट करके अंग्रेज़ अपने देश में लेकर चले गए, हमें भिखारी बनाकर छोड़ गए थे। यहाँ तक कि हमारे पास एक वक्त का अनाज तक न बचा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारे देश में जो अकाल पड़ा था, उसके पीछे भी यही कारण था कि अंग्रेज़ हमारे देश से सारे अनाज को गठरी में बांधकर उनके देश में लेकर चले गए थे। जब हमारे देश स्वतंत्रता प्राप्त किए तो हमारे देश में अनाज की कितनी किल्लत थी, जबकि उस समय हमारे देश में जनसंख्या इतनी नहीं थी। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुरोध पर पूरे देशवासियों ने सप्ताह में एक दिन के उपवास रखने पर राज़ी हो गए, जिससे कि अन्न का बचाव कर सके। और आज हम लोग इतने अनाज की बर्बादी करते हैं। 70 साल में उन राजनेताओं ने देश की उन्नति के लिए कुछ भी ना किए होते तो आज फिर से हमारा देश किसी और का गुलाम बन जाता। जैसा कि बहुत से देश को हम देखते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं। अरे तुम्हें तो बनी बनाई पकी पकाई खेत मिल गई है। उस खेत को जोतने में तथा फसल को बोने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें क्या मालूम है। जिन्हें बनी बनाई सब कुछ मिल जाते हैं, उसे तो पता ही नहीं होता कि कैसे और किस तरह से कष्ट उठाकर उसे बनाया गया है। तेरा भी यही हाल है। ऊपर से जो भी बनी बनाई चीज़ें हैं, उस सारे के सारे को बिक्री करने में तुले हुए हो। अगर तूने भी अपनी मेहनत और अपने दिमाग से काम नहीं किया तो तेरा यह जो खेत बाड़ी है, जो भी बापूजी ने इतना कष्ट के साथ बनाए रखे हैं, वह भी तेरे हाथ से छूट जाएगा। बैठे बैठे खाने पर राजा महाराजाओं के भंडार भी खाली हो जाते हैं। ये तो मात्र 3-4 बीघा खेत है। तू अब भी समझ ले कि तुझे अपने हाथों से कुछ करना होगा। बापूजी ने हमारे लिए जो भी कुछ किए कम नहीं है। उनके हैसियत के हिसाब से जो भी संभव हुआ, यह क्या कम है। हमारे गांव में वैसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं तेरे ही तरह आलसी प्रवृत्ति के होंगे, या तो अपने से कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके पास नहीं है, जो कि तेरे पास भी नहीं है। फिर भी कैसे भी अपने बच्चे वगैरह को पाल तो लेते हैं ना। अगर तेरे अंदर भी कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी तो तू भी भविष्य में अपने पास से थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें खो देगा और बेच देगा। एक समय ऐसा आएगा कि तू भी कंगाल हो जाएगा, जैसा कि हमारे देश की हालत हो रही है। एक समय ऐसा था कि सभी प्राइवेट संस्था को सरकार ने खरीद कर अपने एसेट्स के रूप में बनाए थे, और अब की सरकार सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट के हाथों में बेचकर फिर से हमारी अर्थव्यवस्था को कंगाली के दबाव पर ले जाने को तैयार खड़े हैं। बातचीत चल ही रहा था, तभी मंझले भाई उमाकांत कहने लगे, भाई अमर देख, हम लोग तुझे अपनी जेब से कुछ तो कुछ बाबूजी से लेकर बिजनेस खड़ा कर देंगे। मतलब कि मान ले कि 1 बीघा ज़मीन को गिरवी रखकर उस पैसे से जो भी तुझे बिजनेस करना है शुरू कर ले, परंतु वह ज़मीन तेरे ही हिस्से की होगी। अगर तूने उस ज़मीन को कल को छुड़ा पाए तो ठीक है, तेरी मर्ज़ी। अगर नहीं छुड़ा पाए तो वो भी तेरी मर्ज़ी है। हम लोग अभी से ही बंटवारा करके तेरे नाम से 1 बीघा ज़मीन कर देते हैं। उसे तू तेरे जिम्मेदारी पर गिरवी रख या तो बेच डाल, तेरी मर्ज़ी है। अगर तू रख पाएगा तो ठीक है, अगर तूने उस 1 बीघा से 4 बीघा बना लेगा, वह भी तेरा ही होगा। हम लोग तुझसे कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। तेरी जिम्मेदारी है कि तू अब उसे कैसे बचाएगा। अमरकांत दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह केवल आलसी ही नहीं, निकम्मा भी है। केवल निठल्ले बैठकर सभी के ऊपर बोझ बने रहने की मानसिकता पाल रखी है। ऐसे में मुश्किल है कि वह अपने से हिम्मत जुटाकर कुछ कर पाएगा। उसे तो सभी पर उंगली उठाना और बड़ी बड़ी बातें करना है और अपने बाबूजी को कोसते रहना है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे
और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।